हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बार बार क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन पे, और जब से मेजरली जो पूछा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो उसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, कहाँ पे हो रहा है और बीटा ऑक्सीडेशन, उसके अच्छे से स्टेप्स याद करेंगे। एनर्जेटिक्स देखेंगे, ठीक है, कोई भी साइकिल हो रही है तो इसमें कितनी एनर्जी अपन को मिल रही है, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे। उसके बाद ये इसका रेगुलेशन देखेंगे। उसके बाद ऑड चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन देखेंगे, जिस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। लास्ट में अल्फा ऑक्सीडेशन और एक रेप्सम डिजीज़ होती है वो डिस्कस करेंगे, और फिर क्लिनिकल कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस वे में अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर अगर अपन बात करें तो सबको पता है RCOOH होता है। ठीक है, तो मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कि ये एक फैटी एसिड है। ठीक है, ये फैटी एसिड है, आपका COOH ग्रुप है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये COOH ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट ग्रुप होता है, इसको अपन अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और इसको बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इसको बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें होता है ये अल्फ़ा और बीटा वाला बॉन्ड जो बीच का टूटता है। ठीक है, तो ये 2 कार्बन यूनिट्स स्प्लिट आउट हो जाती है। सो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ 2 कार्बन अकर्स एट बीटा कार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 2 यूनिट्स कार्बन की रिलीज़ होगी, और कैसे होगी वो अपन साइकिल देखते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे चलेगा, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, इसकी साइट की अगर अपन बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका होता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लीवर में, एडिपोज टिश्यू में, सब में होता है। ठीक है, पर माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान रखना है। बट अब इसमें क्या है, इसके स्टेप्स की अगर अपन बात करें, साइकिल देखने से पहले इसकी अगर स्टेप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। जो आपका फैटी एसिड है उसका सबसे पहले एक्टिवेशन होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। ये फैटी एसिड जो अभी प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब इसका एक्टिवेशन कैसे होता है, उसकी रिएक्शन अगर अपन देखें तो जो मान लो ये फैटी एसिड है तो इसका एक्टिवेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, या तो थायोकाइनेज, शॉर्ट में अगर ध्यान रखना है तो थायोकाइनेज, या फिर इसको बोलते हैं फैटी असाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे भी सिंथेटेज वर्ड आता है वहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होता है, और इसमें जो ATP का बॉन्ड है वो AMP प्लस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, और आपके पास बन जाता है ये फैटी असाइल कोएंजाइम ए, जो कि है आपका ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ये एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, अब ये रेडी है बीटा ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है ये आपका फैटी एसिड का ऑक्टिवेशन है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो ATP से ADP जब टूटता है, जब एक ATP का यूटिलाइजेशन होता है, इसमें ATP से ATP ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट हो रहा है, तो इसमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स का यूटिलाइज होता है। ठीक है, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर यूटिलाइज्ड। जब अपन एनर्जेटिक्स डिस्कस करेंगे जब ये काम आएगा, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ATP से AMP है, ADP मत लिखना। ठीक है, ये बात भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि फैटी एसिड एक्टिवेट तो हो गया, पर अपन ने क्या बात करी कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा कहाँ पे है, प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अभी अपना ये एक्टिवेटेड कहाँ पे है फैटी एसिड, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होना है, तो इसके लिए अब सेकेंड स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कार्निटिन शटल सिस्टम। कार्निटिन शटल सिस्टम के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब ये कार्निटिन क्या है, कार्निटिन एक प्रोटीन है। अब ये कार्निटिन क्या करेगा, ये आपका जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है जो एक्टिवेटेड बना है उसके साथ ये कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम। ठीक है, कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो बना लेगा, ये आपका असाइल कार्निटिन बना लेगा, जो कि अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा और आपका कोएंजाइम में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये असाइल कार्निटिन बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ट्रांसलोकेज एंजाइम जो होगा, ट्रांसलोकेज जो एंजाइम होगा वो अब ये असाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेज की मदद से आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, पर असाइल कार्निटिन का क्या करें, अपन को तो फैटी असाइल कोएंजाइम ए चाहिए क्योंकि इसके साथ ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो अब जो रिएक्शन होती है वो असाइल कार्निटिन जो है ये आपका वापस से कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम। ठीक है, और ये बना लेता है आपका कार्निटिन तो अलग हो जाता है, और आपका जो है फैटी असाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब आप इसके साथ करो जो भी करना है। और ये कार्निटिन है, ये वापस चला जाता है और वापस से फिर वैसे वैसे पाथवे चलता है। तो ये कार्निटिन क्या हुआ, ट्रांसपोर्टर है ये। ठीक है, कार्निटिन के बिना ये साइकिल पॉसिबल नहीं है। और ये कार्निटिन एक प्रोटीन है
अगर इसका नाम ध्यान रखना चाहे तो इसका केमिकल नाम होता है गामा ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्यूटाइरेट। ठीक है, गामा ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्यूटाइरेट अगर कभी पूछ ले, ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है कि ये क्या होता है, गामा ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्यूटाइरेट। ठीक है, और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ये आपका लीवर में सिंथेसाइज होता है फ्रॉम लाइसिन एंड मिथियोनिन। ठीक है, ये भी अगर बात एक्स्ट्रा कुछ ध्यान रखनी हो तो ये ट्रांसपोर्टर के बारे में अपन ने कार्निटिन के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब ये एसाइल कोएंजाइम है अपना एक्टिवेट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है। अब जो तीसरा स्टेप होगा वो अपना होगा ऑक्सीडेशन, जो कि प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगा। उसमें अब 4 स्टेप आपको याद करना है, तो उसके लिए अपन ये साइकिल देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, मान लो ये कोई भी फैटी एसिड है, सबसे पहला क्या स्टेप बताया मैंने, फैटी एसाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज या थायोकाइनेज की मदद से एटीपी से एएमपी, ध्यान रखना, तो 2 एनर्जी बॉन्ड्स का यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, -2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और आपका ये बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम में एक्टिवेटेड। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ रहा है साइटोप्लाज्म से, तो कौन किसके थ्रू आता है, कार्निटिन शटल सिस्टम के द्वारा, वो अपन ने डिस्कस किया पिछले पेज पे। ठीक है, कार्निटिन शटल सिस्टम के द्वारा ये आ गया है साइटोप्लाज्म के अंदर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। अब जो है इसमें स्टेप क्या होगा, सबसे पहले असाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करेगा इसके ऊपर, और डीहाइड्रोजनेज जहाँ पे आता है तो अपन ने बताया था या तो NAD या FAD, तो इसमें FAD जो है ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये FADH2 फिर अपन ETC में जाके कितनी ATP देता है, 1.5 ATP। ठीक है, 1.5 ATP अपन को मिल जाएगी ये ETC में जाके। ठीक है, और अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो ट्रांस इनोइल कोएंजाइम है। देन हाइड्रेटेज एंजाइम एक्ट करेगा, हाइड्रेटेज मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम है। देन वापस से बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेस एक्ट करेगा, इसमें जो है NADH रिलीज होता है आपका, ये ETC में जाके कितनी ATP देगा, 2.5 ATP। ठीक है, ये अपन एनर्जेटिक्स अभी देखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे, तो ध्यान रखना ये बात को। तो ये अपने पास बन गया बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम है। देन थायोलेज एंजाइम जो एक्ट करता है वो इसको फिर स्प्लिट कर देता है इन असाइल कोएंजाइम में एंड एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एसिटाइल कोएंजाइम में स्प्लिट हो गया, और ये जो फैटी एसिड जो अपना जो था फैटी एसाइल कोएंजाइम है, इसमें 2 कार्बन लेस हो गए। ठीक है, क्योंकि एक आपका एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, और ये एसिटाइल कोएंजाइम अपन ने अच्छे से बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस किया है। ये आपका क्रेब्स साइकिल TCA साइकिल में जाके कितनी ATP देता है, 10 ATP अपन को मिल जाएगी इससे। ठीक है, अब ये जो एसाइल कोएंजाइम में बना है, मान के चलो कि ये 16 कार्बन का फैटी एसिड था जो कि आपका पाल्मिटिक एसिड था। ठीक है, तो ये पाल्मिटिक एसिड से फिर अगर ऐसे चल के पूरा इसमें से 2 कार्बन रिलीज हो गए, तो ये 14 कार्बन का अभी भी बच गया। तो फर्दर सेम टू सेम ऐसी फर्दर साइकिल रिपीट होती जाएगी। अगर अब 14 के बाद फिर वापस से इधर से 2 निकल जाएंगे और ये 12 बच जाएंगे, फिर 2 निकल जाएंगे 10 बच जाएंगे, फिर 2 निकल जाएंगे 8 बच जाएंगे, फिर 2 निकल जाएंगे 6 बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। ठीक है, फिर 2 बच जाएंगे, और वो एसिटाइल कोएंजाइम है। तो ऐसे ऐसे 2 कार्बन इसमें रिमूव होते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम में ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये मेन साइकिल होती है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, एक्टिवेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कार्निटिन शटल, और तीसरा ये जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर, इसमें 4 स्टेप, डीहाइड्रोजनेस, हाइड्रेटेस, डीहाइड्रोजनेस और थायोलेस, ऐसे याद रख लेना। डीहाइड्रोजनेस, हाइड्रेटेस मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड, वापस से डीहाइड्रोजनेस और फिर थायोलेस। ठीक है, तो बहुत आसान साइकिल है, कुछ इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी एनर्जेटिक्स की। ठीक है, तो एनर्जेटिक्स की बात अगर अपन करें, एनर्जेटिक्स की अपन यही बात करते हैं ताकि साइकिल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, एनर्जेटिक्स की अगर अपन बात करें तो मान लो कि ये 16 कार्बन का ही था, पाल्मिटिक एसिड था। ठीक है, तो पाल्मिटिक एसिड को कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के लिए कितनी साइकिल चलनी पड़ेगी, 7 साइकिल। ठीक है, 7 साइकिल इसको चलनी पड़ेगी। तो 7 बार तो FADH निकलेगा, 7 बार आपका NADH निकलेगा, और 7 साइकिल चली और एक पहले से एसिटाइल कोएंजाइम है, तो टोटल अपने एसिटाइल कोएंजाइम में कितने निकल गए, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में निकल गए। ठीक है, अब 8 एसिटाइल कोएंजाइम में एक एसिटाइल से कितनी मिलती है, 10, तो 80 ATP तो ये हो गई। 7 NADH कितनी ATP देगा, 2.5 के हिसाब से कितनी देगा, 2.5 कैलकुलेशन करो, 17.5, और 7 FADH जो 1.5 के हिसाब से आपकी 10.5 ATP देगा। तो टोटल अगर अपन करते हैं तो 108 ATP इसमें सिंथेसिस होती है। ठीक है, 108 ATP सिंथेसिस होती है। उसमें से अपन ने बात करी थी कि ये पहला स्टेप है, उसमें ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है, AMP में बन रहा है, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स यूटिलाइज होंगे, तो इसमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स यूटिलाइज हो जाते हैं, तो नेट आपका ATP का प्रोडक्शन इससे 106 ATP बनती है। ठीक है, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। ठीक है, तो यही इस साइकिल की सिग्निफिकेंस है कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे बनती है। ठीक है, ग्लूकोज में तो अपन ने देखा था कि इतनी नहीं बनती, पर ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो 106 ATP अपन को
पाल्मिटिक एसिड से बनती है, ठीक है। अगर ये 18 कार्बन का हुआ तो इसमें अलग बनेगी, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन आपको करनी है, पर अपन ने मेजरली जो पाल्मिटिक एसिड की कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। तो ये अपन ने एनर्जेटिक्स की और साइकिल की बात कर ली। अब अपन देखते हैं ये रेगुलेट कैसे होती है सर। तो अब अगर इसके रेगुलेशन की बात करें अपन, रेगुलेशन, तो इसकी रेगुलेशन कैसे होगी खुद सोचो आप। फैटी एसिड, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड रेगुलेट द नेट यूटिलाइजेशन ऑफ थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। कि अगर फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा और एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये मेनली रेगुलेटेड होती है, रेगुलेटेड एट कार्निटिन शटल सिस्टम। कार्निटिन शटल सिस्टम जो अपन ने पढ़ा उस पर रेगुलेटेड होती है ये, वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लो कि वेल फेड स्टेट है, अगर अभी खाना खाया है तो अपन ने क्या देखा था, वेल फेड स्टेट में इंसुलिन ज़्यादा होता है, ये अपन ने कार्बोहाइड्रेट में बात करी थी, और ग्लूकागॉन कम होता है, ठीक है। और इंसुलिन जो है ये मैंने बताया था आपको रेगुलेशन के अंदर भी कि ये क्या होता है, एनाबॉलिक हार्मोन है। तो इट प्रमोट्स लाइपोजेनेसिस, ये लाइपोजेनेसिस को प्रमोट करता है, मतलब फैटी एसिड्स के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ये ब्रेक डाउन हो रहा है ये तो फैटी एसिड का, तो ये क्या करता है, इट इनिबिट्स कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम, देयरफॉर इनिबिट बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। कि हाँ, और सोच भी सकते हैं आप, अभी जस्ट अगर आपने खाना खाया है तो आपको इतनी एनर्जी की ज़रूरत है क्या, खाना खाया है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो यूटिलाइज होंगे और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है वो इंसुलिन के प्रेजेंस में इनिबिट करता है ये, ठीक है। और ये फैटी एसिड जो अपन अगली वीडियो देखने वाले हैं उसमें देखेंगे कि ये मेलोनाइल कोएंजाइम को बढ़ा देता है, ठीक है। मेलोनाइल कोएंजाइम में बढ़ा देता है और ये फैटी एसिड के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, क्योंकि इंसुलिन जो है ये आपका एनाबॉलिक हार्मोन है। तो ये तो अपन ने खाना खाने की बात करी। अब मान लो फास्टिंग स्टेट है, अगर फास्टिंग स्टेट है तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन तो कम होता है और ग्लूकोज की ज़्यादा आवश्यकता होती है बॉडी में, तो ग्लूकागॉन बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और एनर्जी चाहिए अभी अपन को, तो ये क्या करेगा, फैटी एसिड सिंथेसिस को तो इनिबिट करेगा, सिंथेसिस को इनिबिट करेगा और इसके ब्रेक डाउन को, मतलब कि बीटा ऑक्सीडेशन को ये फेवर करेगा, ठीक है। और कैसे फेवर करेगा, वही ये इंक्रीज़ कर देगा CAT1 एंजाइम को, ठीक है। कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, इसलिए इट फेवर्स बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ रेगुलेशन होता है इसका। तो ये तो अपन ने बात करी कि जो अपन पाल्मिटिक एसिड और जो इवन चेन के फैटी एसिड्स थे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि कोई और चेन का फैटी एसिड है तो उनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि और चेन का फैटी एसिड है, जैसे मान लो जिसमें 17 कार्बन है, अपन ने अभी C16 की बात करी थी, अब अगर और चेन की बात करें अपन, तो और चेन का फैटी एसिड भी सेम एज बीटा ऑक्सीडेशन, सेम ऐसे ही ऑक्सीडेशन होता है। बट जो लास्ट स्टेप जो होगा इसमें, अपन ने क्या देखा था, फर्दर जो लास्ट में अपना एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था और असाइल कोएंजाइम में बन रहा था, ठीक है। फर्दर फिर ये वापस रिपीट कर करके दो कार्बन लेस होते जा रहे थे। तो साइकिल बहुत सारी चलने के बाद जो लास्ट साइकिल होगी उसमें क्या बचेगा, अपना एसिटाइल कोएंजाइम में तो बच जाएगा, पर इधर जो बचेगा वो और चेन का फैटी एसिड बचेगा और उस वही बचेगा प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A, ठीक है। इसमें अपना प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में लास्ट में बच जाएगा जो कि 3 कार्बन का है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। अब ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम के साथ क्या होगा, ये अपन ने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी देखा था और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी देखा था। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, और मैंने आपको बताया जहाँ भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आती है वहाँ पे A, B, C ध्यान रखना है। ATP की रिक्वायरमेंट, बायोटिन और CO2 ऐड होगा कार्बोक्सिलेशन में, ठीक है। और इससे आपका बन जाएगा मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम A, मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम है। एंड देन फिर मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में म्यूटेज की मदद से B12 एंजाइम भी, B12 विटामिन की प्रेजेंस में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में फिर अपन ने ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखा था कि ये ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, ठीक है। तो अपन एक बात यहाँ पे समझना ही अपन को कि ये ऑड चेन फैटी एसिड्स होते हैं, इनको अपन बोल सकते हैं कि ग्लूकोजेनिक होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में निकलता है अपना, और ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में फिर फर्दर इनकी रिएक्शन ऐसे होकर सक्सिनाइल कोएंजाइम है और उससे फिर ग्लूकोज बनता है। बाकी जो इवन चेन फैटी एसिड्स होते हैं उससे अपन को ग्लूकोज मिल सकता है क्या, अगर वाइवा में पूछा मिल सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट अपना एसिटाइल कोएंजाइम ही निकल रहा है, वो फिर क्रैब साइकिल में जाके ATP अपन को मिल देगा, ठीक है। इसमें ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A की वजह से अपन को ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अलग बात थी, इसलिए अपन में बताया, ठीक है। और ये ऑड चेन किस में होता है, काऊ का मिल्क होता है ना, जो गाय का दूध, उसमें जो ऑड चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये भी अगर कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। तो ये अपन ने देखा बीटा ऑक्सीडेशन।
अब एक एक्स्ट्रा में अगर अपन बात करें तो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन देखते हैं अपन, ठीक है। अब अल्फ़ा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन भी हो तो वही रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड, फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय रिमूविंग कार्बन एटम्स वन एट अ टाइम, ठीक है। अपन ने जो स्ट्रक्चर देखा था ना फैटी एसिड का, जैसे ये CH3 CH2 COOH, तो ये अल्फ़ा कार्बन था, तो उसमें से एक कार्बन यूनिट रिमूव हो रही है एट अ टाइम, वन कार्बन यूनिट रिमूव हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी साइट पे MCQ आता है, ये कहाँ पे होता है, वो तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, ये आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। और अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ये ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन में ये होता है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस पर वैसे पूछेंगे नहीं कुछ, पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है एट अल्फ़ा कार्बन एटम, उसके बाद इसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज टू अल्फ़ा कीटो एसिड, ठीक है, अल्फ़ा कीटो एसिड बन जाता है, और फिर इसमें से CO2 रिमूव होती है और जो अपनी CO2 बन जाती है, और फैटी एसिड जो बचता है वो अपना एक कार्बन लेस का बचता है, तो इसमें एक एक कार्बन रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। तो अभी क्या बात है इसमें, आपको क्या लगता है इसमें ATP का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि CO2 रिमूव हो रही है ना। एसिटाइल कोएंजाइम में वो अपना 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था, वो फिर क्रेब्स साइकिल में जाके ATP दे रहा था अपन को, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस CO2 रिलीज होती जा रही है, एक कार्बन का ये बच गया लेस, फिर वापस से वैसा का वैसा होगा, एक और CO2 निकल जाएगी, तो इसमें ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये ठीक है, ये पूछते हैं वाइवा में, ये बात ध्यान रखना कि इसमें ATP कभी नहीं बनती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, और ये ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। और ये किन फैटी एसिड्स में होता होगा आपके हिसाब से, ये किन फैटी एसिड्स में होता होगा अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, जिनमें जैसे मान लो ये फैटी एसिड है, एक सोचने की बात है, ये कोई पूछ रहा नहीं है पर अपन बात करते हैं, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अगर यहाँ बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी अगर उसके चेन में है होगा तो ये इसमें हो सकता है क्या बीटा ऑक्सीडेशन, तो इसमें बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन इज मेनली यूज्ड फॉर फैटी एसिड्स डेट हैव मिथाइल ग्रुप एट बीटा कार्बन विच ब्लॉक्स बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो उनमें होगा। पर वैसे ये बात छोड़ दो, बस ब्रेन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगली क्लिनिकल अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो ब्रेन से रिलेटेड है। तो अब अपन देखते हैं एक डिजीज़ का नाम, रेफसम्स डिजीज़, ठीक है, रेफसम्स डिजीज़। अब इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, इसमें जो होता है ये आपका अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है, क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेस। अपन ने बात करी थी कि हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है सबसे पहले, और उसके बाद फिर एक CO2 रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेस की डेफिशिएंसी है, इसलिए अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। और ब्लॉक हो गया तो ये जो है आपका फाइटेनिक एसिड जो होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, फाइटेनिक एसिड जो है इसका ये अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होता है फाइटेनिक एसिड का, और ये जो होता है फाइटेनिक एसिड ये अक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर ये अक्यूमुलेट हो जाता है। और इससे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो मैंने बताया था ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉलीन्यूरोपैथी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और क्या क्या देखने को मिलता है, नर्व डेफनेस और सेरेबेलर अटैक्सिया, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो वही डाइट में जो है वो फाइटेनिक एसिड नहीं लेना है अपन को, ठीक है। और ये फाइटेनिक एसिड की बात ध्यान रखना है, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो मिल्क अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, इन कंडीशंस में मिल्क अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रेफसम्स डिजीज़ हो गई। तो अपन ने बीटा ऑक्सीडेशन देख लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो उस पर ही आएगा, उसकी रिएक्शन साइट रेगुलेशन सब अच्छे से याद कर लेना, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने अल्फ़ा ऑक्सीडेशन देखा, उस पर शॉर्ट नोट आ जाए तो अपन ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, और रेफसम डिजीज़ डिस्कस करी। एक होता है ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होता है, उस पर आपका MCQ आता है कि ये कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है माइक्रोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों की साइट अलग है, ये कहाँ पे हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहाँ पे हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये हो रहा है माइक्रोसोम के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपन को। अब कुछ क्लिनिकल टर्म्स डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है, अब कुछ क्लिनिकल टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो एक आता है आपका सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, नाम से ही पता चल रहा है सडन डेथ हो गई है इन्फेंट की। तो क्या होता है इनमें, ये इनबॉर्न एरर, ये मेटाबॉलिज्म का, इसमें डेफिशिएंसी होती है ऑफ मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेस, और ये असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी है, तो आपका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो एनर्जी
नहीं मिलेगी। अब एनर्जी नहीं मिल रही तो ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और ग्लूकोज से फिर एटीपी, ग्लूकोज सारा एटीपी के लिए खर्च हो जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाएगा और इनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, फिर इन्फेंट की सडन डेथ हो जाती है इफ़ गैप बिटवीन मील्स इज़ मोर देन 12 आवर्स। ठीक है, कि अगर खाना खाए हुए का गैप अगर 12 घंटे से ज़्यादा हो गया तो सडन डेथ हो जाती है, क्योंकि जो है आपका ग्लूकोज तो यूटिलाइज हो जाता है 12 घंटे में, और 12 घंटे बाद फिर आपके फैटी एसिड्स आते हैं और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पर फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी है, मीडियम चेन असाइल कोएंजाइम है डिहाइड्रोजनेज। तो ये एक सिंपल सी बात समझ में आ गई। ठीक है, एक अपन बात करते हैं जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस। जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ईटिंग ऑफ अनराइप अकी फ्रूट। एक फ्रूट होता है अकी फ्रूट, अगर वो अनराइप अकी फ्रूट खाते हैं तो ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये इसके अंदर होता है, इट कंटेन्स टॉक्सिन जिसका नाम है हाइपोग्लाइसिन ए। ठीक है, और ये टॉक्सिन क्या करता है, इट आल्सो इनिबिट्स असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस, और इसको इनिबिट कर दिया तो बस बात वो कि वो असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट कर दिया, ये टॉक्सिन ने करा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इसका नाम है जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस। ठीक है, जमाइकन एरियाज़ में ये अनराइप अकी फ्रूट जो खाते हैं उसमें टॉक्सिन होता है, वो टॉक्सिन इस एंजाइम को इनिबिट कर देता है, और इसको इनिबिट कर दिया तो वही बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो एनर्जी में तो वही हाइपोग्लाइसीमिया इसमें भी देखने को मिलता है आपको। ठीक है, सेम फीचर है, बस ये नाम दो अलग अलग है। तो अपन ने क्या क्या देखा इस बीटा ऑक्सीडेशन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपन ने बीटा ऑक्सीडेशन देखा, उसकी साइड देखी। ठीक है, उसके बाद उसके स्टेप्स बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे पहला उसका एक्टिवेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद जो 4 स्टेप करे थे वो। उसकी एनर्जेटिक्स बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन देखी, ऑड चेन फैटी एसिड का भी सेम तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस उसमें जो लास्ट है वो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में बच रहा है 3 कार्बन यूनिट का, और उससे फिर फर्दर रिएक्शंस में अपन ने सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाया, और ये फिर क्रैब साइकिल में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोज देगा। ठीक है, तो ऑड चेन फैटी एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक। ठीक है, ये बात भी पूछ सकते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर भी। ठीक है, तो ये ऑड चेन देखा, फिर अल्फा ऑक्सीडेशन देखा और रेप्सम डिजीज़ देखी। ठीक है, इसमें फाइटेनिक एसिड वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, कि अल्फा ऑक्सीडेशन होता है और रेप्सम डिजीज़ क्या, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि ये ब्रेन में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 2 क्लिनिकल डिस्कस करिए अपन ने। ठीक है, तो ये था आपका बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस, डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।